हेलो एवरीवन। बच्चों, इस दुनिया में देखो दो कैटेगरी के लोग होते हैं। एक वो कैटेगरी होती है उन लोगों की जो एक ड्रीम को देखते हैं, उसे पूरा करते हैं। यूँ कहो कि एक सपने को देखते हैं, उसको जीते हैं वो। और दूसरे वो कैटेगरी होती है जो पूरी लाइफ अपनी दूसरे के ड्रीम को पूरा करने में स्पेंड कर देते हैं और उनको इस बात का पता भी नहीं चलता। और तुम बिलीव करो, ये जो दूसरी कैटेगरी है जो सारी ज़िंदगी दूसरों के ड्रीम को पूरा करने में खर्च करते हैं, ये दुनिया इस कैटेगरी के लोगों से भरी पड़ी है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो अपने सपने को जीते हैं, अपने ड्रीम को पूरा करते हैं, बहुत कम इनकी संख्या है। क्योंकि इस चीज़ को करने के लिए, अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए, अपने सपने को जीने के लिए, उसको देखने के लिए बहुत कुछ त्याग, बहुत कुछ कष्ट, पेन, वॉटएवर जो भी कह लो, तुमको सबसे होगा गुजरना पड़ता है। और बहुत कम लोग ही इस पेन को, इस सैक्रिफाइस को बियर कर पाते हैं। जो नहीं बियर कर पाते उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। जो बियर कर पाते, जिसको सह पाते, उनकी संख्या बहुत कम है। और वही लोग अपने ड्रीम को पूरा करते हैं और उस सपने को रियल जीते हैं। जो सोचते हैं उसको वो पूरा करते हैं। अब हम इस स्टेज में हैं, हमारे पास एक ड्रीम है, एक सपना है, अच्छे से एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना, अच्छे कॉलेज में जाना, अच्छे से एमबीबीएस की पढ़ाई करना, एक डॉक्टर का टैग लेना, अच्छा काम करना, अच्छी पहचान, अच्छा एक पोजीशन, ये हमारा एक ड्रीम है। बट इस ड्रीम को पूरा करने के लिए हमें जो चीज़ करना होगा वो समझना बहुत ज़रूरी है। ड्रीम तो सबके होते हैं मगर पूरा नहीं कर पाते। अब जैसे हमारे पास अभी जो भी हमारा ड्रीम है, यार नीट एग्जामिनेशन 2-3 महीने दूर है, बहुत कोशिश किया, बहुत साल भर मन बनाया, मगर अब तक वो फ्लो नहीं मिल पा रहा है। कैसे करें सर, एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है। ऐसे कंडीशन बहुत बच्चे क्विट कर देते हैं, गिव अप कर देते हैं। मैं तुमको बस ये समझाना चाहता हूँ कि तुमने जो भी अपने बारे में सोचा, अपना ड्रीम है, उसको पूरा सिर्फ और सिर्फ तुमको करना है। हमें जो भी इसके लिए पेन से गुजरना होगा, जो भी सेक्रीफाइस करना होगा, हम सब करेंगे। रिग्रेट नहीं होना चाहिए। रिजल्ट क्या होगा हमको इस बात का चिंता बिल्कुल नहीं करना है। अगले 3 महीने जो भी हमारे पास वक्त बचे अप्रॉक्सीमेटली, उस पर अपना 100% एफर्ट देना है। ये सोच करके कि हमें दूसरों के लिए काम नहीं करना है, हमें दूसरों के ड्रीम को पूरा करने के लिए ज़िंदगी अपनी खर्च नहीं करनी है। हमने जो अपना ड्रीम देखा है उसको हमको फुलफिल करना है। एक अच्छे कॉलेज से एमबीबीएस की पढ़ाई करनी है, नीट अच्छे रैंक से क्वालिफाई करना है। हो सकता है कि हमको इस वक्त ज़्यादा लगे, औरों से मैं अधिक वक्त दूँ, कुछ बच्चे सोचते हैं। तो मैं तुमको एक बात, बहुत एक गुरु मंत्र तुमको बता रहा हूँ, इस मंत्र को बहुत ध्यान से सुनो और इसको ज़िंदगी भर गांठ बांध के रखना। अगर तुम किसी चीज़ को करने में औरों से ज़्यादा वक्त ले रहे हो, इट डजंट मीन कि यू आर अ फेलियर। तुमने बहुत ज़्यादा वक्त में किसी काम को किया, किसी ने तुमसे पहले वो कर लिया, इट डजंट मीन। सबके अपने टाइम और अपना वक्त होता है। तो कभी भी इस चीज़ को लेकर के प्रेशर में मत आना कि यार उसका हो गया, मेरा नहीं हुआ, मैं क्या करूँ। ठीक है, यू विल टेक योर ओन टाइम। सबके अपने अपने टाइम होते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि ऐसे बहुत लोग होंगे जो तुम्हारे गिरने का, फेलियर होने का वेट कर रहे होते हैं कि यार वो गिरे, फेलियर हो तो मुझको बोलने का मौका मिले। तो ये चीज़ तुमको मोटिवेशन देना चाहिए कि यार मुझको किसी को बोलने का मौका नहीं देना है। मैंने ईयर ड्रॉप लिया है या मैंने प्रिपरेशन कर रहा है तो हमको उसको अच्छे से क्वालिफाई करना है। अच्छे एफर्ट, एटलीस्ट एफर्ट तो हमको लगाना ही लगाना है। अगर तुम कभी अपने खुद के लिए सेटिस्फाइड हो गया, मैंने एफर्ट अच्छा लगाया था, अब रिजल्ट का मुझको नहीं पता, एफर्ट मैं जितना लगा सकता था, लगा सकती थी, मैं लगा दिया, तो तुम्हें कभी गिल्ट नहीं होगा अंदर से, कभी ज़िंदगी भर नहीं होगा। तुम चाहे नीट क्वालिफाई करो, तुम चाहे नीट क्वालिफाई न करो, तुम ज़िंदगी बहुत बड़े डॉक्टर बन जाओ, तुम मत बनो, लेकिन गिल्ट तुम्हारे अंदर कभी नहीं आएगा। जिस दिन गिल्ट आ गया वो तो फिर तुम्हारा जीना मुश्किल कर देगा। इसलिए हमेशा मैं क्या कहता हूँ, एफर्ट पर हमेशा ध्यान देना। एफर्ट हमेशा अच्छे से रखो, रिजल्ट विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। बात समझ में आ रही है? तो अभी भी जो बच्चे
कंफर्ट जोन में बाहर नहीं आना चाह रहे हैं, उन सब के मेरा एक रिक्वेस्ट है, अपील है कि अभी बहुत क्रिटिकल टाइम है तुम्हारे पास। अभी तुम लापरवाही बिल्कुल नहीं कर सकते। अभी जो वक्त बचा है पूरे लगन से, मेहनत से, ईमानदारी से जी जान लगा करके पढ़ाई करो। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के अलावा तुम्हारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के अलावा तुम्हारे पास पढ़ने का और कुछ नहीं होना चाहिए। अगले अप्रॉक्सीमेटली 100 डेज में तकलीफ होगी, बहुत तकलीफ होगी, फ्रस्ट्रेशन होगा, पढ़ोगे चीज़ें समझ में आएंगी, परेशान करेंगे, मगर सबके साथ होता है भाई। सब लोग इस प्रोसेस से होकर गुजरते हैं, तुमको इस बात को समझना होगा। ये सक्सेस एक रास्ता होता है, इस रास्ते में तुमको बहुत मुश्किलें आएंगी। तुम ये सोचोगे नहीं ये मुश्किल नहीं आना चाहिए, तो फिर पॉसिबल नहीं है। टॉप रैंक जो लेकर के आता पूछो क्या उसकी ज़िंदगी क्या आसान होती है क्या? उसने कितना मुश्किल से चीज़ों को पढ़ा होगा, समझा होगा, वक्त दिया होगा, एक बार नहीं आया होगा, 2 बार नहीं आया होगा, लगा रहा होगा। हम रिजल्ट को हमेशा देखते हैं मगर उस प्रोसेस को कभी नहीं देखते जिससे कोई बच्चा होकर गुजरता है। कोई भी इंसान किसी जगह पर पहुंचता है तो उसके रास्ते को हमेशा देखना चाहिए कि वो किस पेन से, किस सेक्रीफाइस से होकर वो गुजरा है। जब तक तुम कुछ सेक्रीफाइस नहीं करोगे, तुम पेन को नहीं लोगे। ऐसे कहते नो पेन नो गेन, बिल्कुल सच बात है। हर चीज़ों को वैसे नहीं मिलेगी। यू हैव टू अर्न एवरीथिंग। तुम्हें यहाँ पर कोई चीज़ ग्रांट में नहीं मिलने वाली इस पृथ्वी पर, इस बात को ध्यान रखना। इन दिस वर्ल्ड यू हैव टू अर्न एवरीथिंग, इस बात को हमेशा ध्यान रखो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो जो भी अभी हमारे पास समय है, हमको सब कुछ भूल भाल के सिर्फ अपने प्रिपरेशन पर ध्यान देना है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, चलो तो अब हम लोग अपने पढ़ाई की बात किया जाए तो बच्चों, हम लोगों ने तुमको पहले बताया था कि हम लोगों ने 12th का शुरू कर चुके हैं हम लोग सिलेबस, जो भी नीट के बच्चे हैं। 11th का मैंने प्लेलिस्ट अपडेट कर दिया है। जो बच्चे भी हैं उन लेक्चर्स को सीक्वेंस वाइज देखें। ठीक है, और मैं उसके प्रॉब्लम शीट भी PDF के फॉर्म में तुमको प्रोवाइड करूँगा। और इधर हमारा वर्क एनर्जी पावर मैंने शुरू कर दिया था। 11th के फिजिक्स की बात किया जाए तो 12th का फिजिक्स में थोड़ा सा धीमे धीमे लेके चल रहा हूँ, ताकि 12th के फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 60-40 का मान के चलो, ठीक है। तो 12th की फिजिक्स हमारी थोड़ी स्लो चलेगी, मगर इट विल बी अ वेरी वेरी सॉलिड प्रिपरेशन। इस बात को एकदम ध्यान रखना। हमारा जो भी प्रिपरेशन है 160+ मार्क्स तो हमको फिजिक्स में ला करके वो देगा ही देगा। आज के क्लास की बात करें बच्चों, तो आज हम लोग को जो चैप्टर पढ़ना है उसका नाम है वर्क एनर्जी पावर। और वर्क एनर्जी पावर में हम लोग लेक्चर नंबर 2 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज शुरू करेंगे लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 में हम लोग आज बेसिकली 2 चीज़ की बात करेंगे। बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है और बहुत ईजी है। स्प्रिंग के क्वेश्चन अगर कहीं भी आ जाए एग्जामिनेशन में तो उसको छोड़ना नहीं है। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, बस उन्हीं कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व होगा। पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, सीखेंगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 2 चीज़ों की बात हम लोग स्प्रिंग फिलहाल अभी करेंगे, एक स्प्रिंग फोर्स और दूसरा स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये क्या होता है इसको समझते हैं। तो थोड़ा सा तुम्हारा समय बचाने के लिए मैंने स्प्रिंग ड्रॉ कर लिया है। ये 3 स्प्रिंग नहीं है, एक ही स्प्रिंग की 3 अलग अलग स्टेट है। जैसे जो पहली स्टेट तुम देख रहे हो स्प्रिंग की, इस स्प्रिंग में ना कोई इलॉन्गेशन है ना कोई कंप्रेशन है, ना इस स्प्रिंग को हमने खींचा है ना इस स्प्रिंग को हमने दबाया है, अपने एकदम नॉर्मल लेंथ में है, जैसे फिगर नंबर 1। तो जब कोई स्प्रिंग अपने नॉर्मल लेंथ में होती है, कोई इसमें इलॉन्गेशन नहीं है, कोई इसमें कंप्रेशन नहीं है, तो स्प्रिंग की जो लेंथ होती है, याद रखना बच्चों, उस लेंथ को कहते हैं स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ। ठीक है, तो फिगर नंबर 1 जो तुम देख रहे हो, फिगर नंबर 1 में जो स्प्रिंग है वो अपने नेचुरल लेंथ में है। ठीक है, कहीं इसमें कोई इलॉन्गेशन नहीं है, कहीं इसमें कोई कंप्रेशन नहीं है, ये अपने नेचुरल लेंथ में है। क्लियर है? तो जब किसी स्प्रिंग में कोई इलॉन्गेशन ना हो, कोई कंप्रेशन ना हो, कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर न लग रहा हो, रिलैक्स हो, तो उस स्प्रिंग की जो भी लेंथ होगी उसे कहते हैं नेचुरल लेंथ। क्लियर है? तो कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन में लिख करके आता है द गिवन स्प्रिंग इज इन इट्स नेचुरल लेंथ,
तो समझ जाना कि कोई इलोंगेशन नहीं है, कोई कंप्रेशन नहीं है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस स्प्रिंग को ऐसे पकड़ लिया और पकड़ के धीमे धीमे इसको नीचे की तरफ खींचा, इलोंगेट किया। मगर इलोंगेशन स्प्रिंग को इतना नहीं खींच देना है कि स्प्रिंग से इलास्टिक प्रॉपर्टी ही खत्म हो जाए। जैसे किसी स्प्रिंग को तो बहुत ज़्यादा खींच दोगे, खींच के एकदम सीधा कर दोगे तो बात ही खत्म हो जाएगी। तो स्प्रिंग को जो मैं खींच रहा हूँ, इसको जो स्ट्रेच किया है, इलोंगेट किया है, यहाँ से यहाँ तक लाके इलोंगेट किया है, ये इलोंगेशन इतना ज़्यादा ना हो कि स्प्रिंग अपने इलास्टिक प्रॉपर्टी को ही खो दे, वरना फिर बात ही खत्म हो जाएगी। तो स्प्रिंग को इतना इलोंगेट करो कि उसमें इलास्टिसिटी बरकरार रहे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ ताकि मैं ये बता सकूँ कितना इलोंगेशन है और कितना कंप्रेशन, तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो इस स्प्रिंग को मैंने फोर्स लगाया और फोर्स लगाकर नीचे खींचा, तो ये जो तुम लेंथ देख रहे हो, लेंथ में जो बढ़ोतरी हुई है, ये लेंथ को बोलते हैं बेटा स्प्रिंग की लेंथ में इलोंगेशन। जो भी लेंथ में इलोंगेशन हुई है, बढ़ोतरी हुई है, वो उसके नेचुरल लेंथ से ही नापा जाएगा। तो ये इसकी नेचुरल लेंथ थी, यहाँ से मैं इसको यहाँ तक खींच दिया, तो दिस इज इलोंगेशन। स्प्रिंग की लेंथ में इतना इजाफा मैंने कर दिया। कैसे किया? फोर्स लगाया नीचे की तरफ फोर्स लगाया, स्प्रिंग को खींचा, स्प्रिंग इज इलोंगेटेड, स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड, और ये हो गया इसकी लेंथ में इलोंगेशन, स्ट्रेचिंग, इंक्रीमेंट, जो बोलो। दूसरी बात, स्प्रिंग को मान लो हमने कंप्रेस भी कर सकते हैं। अब स्प्रिंग को मैंने कंप्रेस करना है तो यहाँ से ऐसे फोर्स इस पर ऊपर की तरफ लगाऊंगा मैं, ताकि स्प्रिंग दबते दबते कंप्रेस हो जाए। तो फिर मैंने क्या किया, जो स्प्रिंग पर ऊपर की तरफ फोर्स लगाया और इसे कंप्रेस कर दिया, इसको बोलते हैं कंप्रेशन, कंप्रेस कर दिया, दबा दिया। तो कितना कंप्रेशन उसकी लेंथ में हुआ, ये भी हम लोग उसकी नेचुरल लेंथ से ही काउंट करते हैं। तो नेचुरल लेंथ से ही काउंट करेंगे कितना बढ़ा या कितना घटा। क्लियर यहाँ तक? तो ये स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में है और ये इसकी लेंथ में, मैं एक्स को यहाँ बना देता हूँ, है ना, थोड़ा इधर, ये इसकी लेंथ में इलोंगेशन देख रहे हो, स्ट्रेचिंग एक्स, और ये इसकी लेंथ में कंप्रेशन। अब यहाँ पर दो फोर्स के बारे में तुमको समझना होगा बहुत ध्यान से। एक फोर्स जो स्प्रिंग पर लगाया गया, ठीक है, उसको खींचने के लिए, उसको कंप्रेस करने, जो हमने लगाया। जैसे मुझे स्प्रिंग खींचना था तो मैं कहाँ फोर्स लगाऊंगा, जाहिर सी बात नीचे लगाऊंगा। तो मैंने इसको पकड़ा और नीचे की तरफ खींचा, तो मैंने जो स्प्रिंग पर फोर्स लगाया वो नीचे की तरफ है। तो दो फोर्स की यह बात होगा, एक वो फोर्स जो मैं स्प्रिंग पर लगाऊंगा, यहाँ से बस सुनना तब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक वो फोर्स जो मैं स्प्रिंग पर लगाऊंगा और एक वो फोर्स जो स्प्रिंग मुझ पर लगाएगी। क्लियर है? तो मैंने इस फिगर में स्प्रिंग पर फोर्स कहाँ लगाया, अगर उसको स्प्रिंग को नीचे खींचना होगा तो मैंने फोर्स ऑन द स्प्रिंग कहाँ लगाया, नीचे की तरफ। इस पर फोर्स लगाया, नीचे की तरफ खींचा, तो हमारा फोर्स नीचे की तरफ है। तो ये वो फोर्स है जो स्प्रिंग पर लगा, ऑन द स्प्रिंग मैंने लगाया। दूसरा फोर्स वो होता है जो स्प्रिंग लगाएगी मेरे ऊपर। कैसे, क्यों? वही स्प्रिंग फोर्स होता है। जब भी स्प्रिंग एक इलास्टिक बॉडी है, जब भी स्प्रिंग की लेंथ के साथ तुम छेड़छाड़ करोगे, स्प्रिंग इसका अपोज करता है। अपनी लेंथ में इलोंगेशन वो नहीं चाहता, अपनी लेंथ में कंप्रेशन वो नहीं चाहता, मतलब इसका अपोज करेगा। तो उसको नीचे खींचोगे तो ऊपर जाना चाहेगा, स्प्रिंग को ऊपर दबाओगे तो नीचे आना चाहेगा। जैसे अब इस फिगर में मैंने स्प्रिंग को नीचे खींचा है ना, तो मैंने जो स्प्रिंग पर फोर्स लगाया वो नीचे की तरफ है, और जैसे ऐसे पकड़ के पकड़ा, ऐसे पकड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक पकड़ा कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही छोड़ूंगा तो क्या होगा, फट से ऊपर भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग हमारे द्वारा जो फोर्स है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। अगर मैं स्प्रिंग को खींचूंगा नीचे तो स्प्रिंग मेरे हाथ को कहाँ खींच रहा होगा पता है, ऊपर की तरफ। कभी इस बात को फील कियो, स्प्रिंग को तुम खींचो तो लगता है कि हाथ पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है। क्लियर है? तो जब भी मैं स्प्रिंग को नीचे खींचूंगा
तो स्प्रिंग मेरे हाथ को ऊपर खींचेगा। तो जो स्प्रिंग पर मैंने फोर्स लगाया है उसकी यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, जो स्प्रिंग मेरे ऊपर लगाएगा उसकी यहाँ पर बात करते हैं। तो हमने स्प्रिंग को खींचा नीचे, स्प्रिंग मेरे पर फोर्स लगाएगा ऊपर, तो वो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा बच्चों ये होगा एफ, दिस इज एफ। ये वो फोर्स होगा जो स्प्रिंग लगाएगा मेरे हाथ पर। और ये जो फोर्स एफ है याद रखना हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होगा। अगर स्प्रिंग की लेंथ को तुम नीचे खींचे हो तो स्प्रिंग फोर्स कहाँ काम करेगा बच्चों? ऊपर की तरफ। क्लियर है? तो जो मैंने स्प्रिंग पर फोर्स लगाया वो स्प्रिंग फोर्स नहीं है, वो तो एक्सटर्नल फोर्स है जो मैं स्प्रिंग को लगाया हूँ। लेकिन जब मैं स्प्रिंग को खींचा नीचे तो स्प्रिंग ने मेरे हाथ पर फोर्स लगाया ऊपर, वो फोर्स स्प्रिंग फोर्स होता है। तो देयर आर टू फोर्स, एक एक्सटर्नल जो स्प्रिंग पर लगा और दूसरा होगा स्प्रिंग फोर्स जो स्प्रिंग ने लगाया। तो यहाँ पर हम लोग जो स्प्रिंग को खींचने में फोर्स लगा रहे उस पर बात नहीं करते हैं, इसका जो रिजल्ट होगा जो स्प्रिंग फोर्स लगाएगा उसकी बात यहाँ पे की जाती है। तो स्प्रिंग को बच्चों अगर मैं नीचे खींचूंगा तो स्प्रिंग इसका अपोज करेगा और हमारे हाथ पर फोर्स कहाँ लगाएगा? ऊपर की तरफ, जहाँ उसकी लेंथ में डिस्प्लेसमेंट होगा। याद रखना फोर्स उसका हमेशा अपोजिट लगाएगा वो। तो स्प्रिंग को नीचे खींचा तो स्प्रिंग फोर्स कहाँ लगाएगा? ऊपर की तरफ। इस फोर्स की वैल्यू भी हम लोग पढ़ लेते हैं। F इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस के एक्स। अभी ये के क्या है माइनस क्या ऐसा बताता हूँ। अभी मैथ्स तो क्या समझ रहे हो कि डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है तो फोर्स कहाँ होगा? ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, फाइन। अब यहाँ देख लो, अब जैसे मान लो स्प्रिंग को मैंने ऊपर की तरफ कंप्रेस किया, फिर यहाँ दो फोर्स की बात करूँगा, जो स्प्रिंग पर लगा और जो स्प्रिंग ने लगाया। ध्यान सुना, स्प्रिंग पर स्प्रिंग ने, तो हमने स्प्रिंग पर फोर्स लगाया ऊपर, कंप्रेस करो, दबाओ, इस ऊपर फोर्स लगाओ, तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो गया। अब तुम खुद इमेजिन करो, जब तुम स्प्रिंग को कंप्रेस करो कि कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही छोड़ोगे तो क्या होगा? फट से नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा होता है। जैसे ही फोर्स तो हाथ तुम हटाए नीचे आ गया। तो जैसे मैंने फोर्स स्प्रिंग पर ऊपर लगाया, स्प्रिंग मेरे हाथ पर फोर्स कहाँ लगा रहा होगा? नीचे की तरफ। तो जो मैंने स्प्रिंग पर लगाया है वो स्प्रिंग फोर्स नहीं है, जो स्प्रिंग ने मेरे हाथ पर नीचे की तरफ लगाया वो स्प्रिंग फोर्स है। तो व्हाट आई वांट टू से इज दैट जो स्प्रिंग पर फोर्स लगता है वो स्प्रिंग फोर्स नहीं है, जो स्प्रिंग फोर्स लगाता है वो स्प्रिंग फोर्स है। हालांकि दोनों की वैल्यू सेम हो सकती है बट दोनों फोर्स तो डिफरेंट है। ठीक है, तो मैंने स्प्रिंग को ऊपर कंप्रेस किया तो स्प्रिंग मेरे हाथ को नीचे दबाएगा, दैट इज स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स यहाँ मैं दिखाऊंगा ऑब्वियसली नीचे की तरफ। अगेन इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी? माइनस के एक्स। तो होता क्या है कि जब भी किसी स्प्रिंग को हम इलोंगेट करें या कंप्रेस करें तो स्प्रिंग इस इलोंगेशन का या कंप्रेशन का खुल करके अपोज करेगा। वो नहीं चाहेगा कि वो इलोंगेटेड हो, वो नहीं चाहेगा कि वो कंप्रेस्ड हो, क्योंकि इस कंडीशन में वो रिलैक्स होता है, एनर्जी उसके पास कम होती है, यहाँ पर एनर्जी स्टोर्ड होती है, यहाँ पर एनर्जी स्टोर्ड होती है, वो स्टेबल रह ही नहीं सकता जब तक कि वो एनर्जी को रिलीज करके वापस इस कंडीशन में ना आ पाए, वो चैन से बैठेगा ही नहीं। तो तुम उसको इलोंगेट करके छोड़ोगे तो वापस फिर अपनी इलोंगेशन नेचुरल लेंथ में आ जाएगा। तुम उसे कंप्रेस कर छोड़ोगे तो वापस फिर नेचुरल लेंथ में आ जाएगा। लेकिन जो फोर्स लगाएगा उसको समझो, इलोंगेशन नीचे की तरफ है तो फोर्स ऊपर की तरफ, इलोंगेशन या कंप्रेशन ऊपर की तरफ तो फोर्स नीचे की तरफ। तो ये जो स्प्रिंग फोर्स लगाता है अपनी लेंथ में चेंज का अपोज करने के लिए, वो स्प्रिंग फोर्स होता है। जो मैंने लगाया खींचने के लिए, कंप्रेस करने के लिए, वो स्प्रिंग फोर्स नहीं है, दैट इज एक्सटर्नल फोर्स। तो यहाँ पे दो फोर्स के बीच अंतर समझना, क्लियर है? एक एक्सटर्नल जो मैं लगा रहा हूँ खींचने के लिए, कंप्रेस करने के लिए, और दूसरा स्प्रिंग फोर्स जो स्प्रिंग लगाएगा इसका अपोज करने के लिए। एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है दोनों फोर्स के बीच, कोई कन्फ्यूजन नहीं है अगर कि एक्सटर्नल फोर्स क्या है एंड स्प्रिंग फोर्स क्या है। क्लियर है? फाइन। अब ऐसा कहा जाता है कि जो ये स्प्रिंग फोर्स है वो स्प्रिंग की लेंथ में जो चेंज हम करते हैं उसके प्रोपोर्शनल होता है। हाँ, अगर तब तक जब तक कि ये x बहुत ज़्यादा ना हो। मैंने पहले कह दिया कि तुमको इसको इलोंगेट करना है
बट इतना मत करो कि स्प्रिंग स्प्रिंग ही न रहे, वो एकदम सीधा तार बन जाए, ऐसा नहीं करना है। तो स्प्रिंग को उतना ही स्ट्रेच करो जब तक उसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी बरकरार रहे। तो मैंने स्प्रिंग को इतना खींचा है जब तक कि वो इलास्टिक प्रॉपर्टी बरकरार रहने का क्या मतलब हुआ कि अगर मैं उसको छोड़ूं तो वापस अपने नेचुरल लेंथ में वापस आ जाए। जैसे मानो मैंने बहुत ज़्यादा खींच दिया और छोड़ने पर वापस अपने लेंथ में आ ही नहीं पाया, तो बात ही खत्म, फिर तो कोई कहानी नहीं बनेगी फिर, है ना। ये सब कहानी किस्सा तब बनेगा जब स्प्रिंग में अच्छी खासी इलास्टिसिटी बरकरार रहे। इसलिए इलोंगेशन कंप्रेशन ज़्यादा नहीं रखना है, ठीक ठाक रखो ताकि स्प्रिंग वापस जा सके। तो इलास्टिसिटी लिमिट के अंदर जो फोर्स स्प्रिंग लगाएगा वो उसकी डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होगा। जितना स्प्रिंग को तुम खींचोगे उतना ज़्यादा फोर्स लगाएगा, स्प्रिंग को जितना कंप्रेस करोगे उतना ज़्यादा फोर्स लगाएगा। तो स्प्रिंग फोर्स जो होता है, जो स्प्रिंग फोर्स लगाता है, वो उसकी लेंथ में जो भी चेंज होगा उसके प्रोपोर्शनल होगा, और डायरेक्शन में अपोजिट होगा तो यहाँ पर नेगेटिव भी लगा दोगे। भाई तुम इलोंगेट नीचे की तरफ किए, स्प्रिंग फोर्स ऊपर लग गया, तुम कंप्रेस ऊपर की तरफ किए, स्प्रिंग फोर्स नीचे लग गया, तो डायरेक्शन अपोजिट होगा, नेगेटिव लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक कांस्टेंट यहाँ पर आता है F इज इक्वल टू माइनस KX, वेयर K इज ऑब्वियसली अ कांस्टेंट, हमेशा की तरह, कोई नई बात नहीं है, एंड कॉल्ड स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट। स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट या सिर्फ स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहा जाता है, जहाँ पर K कांस्टेंट है जिसे उसका स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट कहते हैं या सिर्फ स्प्रिंग कांस्टेंट। अब यहाँ इसके का थोड़ा मतलब क्या होता है वो तुमको समझाता हूँ। सिर्फ ऐसे K कांस्टेंट होता है, ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, सबको पता है, मगर इसका थोड़ा सा और मतलब समझो, इसकी फील लेकर के आओ कि यह K होता क्या है, K करता क्या है, K के ज़्यादा होने का क्या मतलब होगा, K के कम होने का क्या मतलब होगा, इसको समझो। जैसे K की यूनिट यहाँ से बताओ क्या होगी, K विल बी न्यूटन पर मीटर, बराबर, यहाँ से x कर दोगे F/x, तो K की यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर। अब यहीं से इसका मीनिंग देखो क्लियर हो जाएगा। अगर मैं कहता हूँ कि K इज इक्वल टू 100 न्यूटन पर मीटर, 100 न्यूटन पर मीटर, अब मतलब समझो, इसकी फील समझो क्या है। 100 न्यूटन पर मीटर मतलब क्लियर है, 1 मीटर अगर खींचना है, 1 मीटर स्प्रिंग को खींचना चाहते हो, 1 मीटर कंप्रेस करना चाहते हो, तो 100 न्यूटन का फोर्स लेकर के रेडी रहो। 100 न्यूटन पर मीटर, समझो मीनिंग, समझो K का मतलब समझो, K एक्चुअली होता क्या है, कांस्टेंट है, मगर उसकी एक फील समझो कि K है क्या। K के ज़्यादा होने से क्या समस्या होगी, K ज़्यादा होगा जाहिर सी बात है, चेंज करने के लिए ज़्यादा फोर्स का चाहिए होगा। K कम होगा मतलब क्या, लंबाई छेड़छाड़ करने के लिए कम फोर्स चाहिए होगा। तो K जितना ज़्यादा होगा किसी स्प्रिंग का, उसको खींचने में, दबाने में उतना तुमको तकलीफ होगी, मतलब ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। K जिस स्प्रिंग का जितना कम होगा वो फटाफट खिंचाएगा, फटाफट कंप्रेस होगा। कुछ बात समझ में आ रही कि K कांस्टेंट, मगर इसका रोल क्या है, इसकी मीनिंग को तुम क्यों समझोगे। अगर मैं कहता हूँ कि किसी के लिए K इज इक्वल टू 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर, लो आओ, 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर, समझो क्या कहना चाह रहा है। 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर मतलब हर 1 सेंटीमीटर खींचने के लिए 10 न्यूटन का फोर्स तुमको चाहिए। हर 1 सेंटीमीटर कंप्रेस करना चाहोगे, 10 न्यूटन का तुमको फोर्स चाहिए। तो व्हाट आई वांट टू से हियर इज दैट कि तुमको K की वैल्यू के हिसाब से समझना पड़ेगा कि K एक्चुअली होता क्या है। यहाँ तक क्लियर सबको कि K जितना, K की वैल्यू का क्या मतलब है कि तुमको पर यूनिट लेंथ बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए जितना फोर्स चाहिए होगा, दैट इज K। और यहाँ से एक बात बहुत क्लियर कट समझ में आ गई कि किसी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा, तुमको खींचने में, दबाने में उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। जिसका K जितना कम होगा वो फटाफट खींच जाएगा, फटाफट दब जाएगा, आराम से काम चलेगा, तुमको एनर्जी कम खर्च करनी पड़ेगी, तुमको फोर्स कम लगाना पड़ेगा। तो ये कांस्टेंट है, मगर K की क्या मतलब होती है, क्या इसका मीनिंग है,
दैट शुड बी वेरी वेरी क्लियर, ठीक है। तो आई थिंक के का मतलब क्लियर हो गया कि एक्चुअली है क्या। फाइन। एक चीज़ यहाँ पर तुमको और बताता हूँ मैं कि जैसे मैं बोल दिया के स्प्रिंग कांस्टेंट है एंड के इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज यूनिट लेंथ। किसी स्प्रिंग के यूनिट लेंथ में बदलाव लाने के लिए जो भी फोर्स तुम लगाते हो दैट इज के, ठीक है। अब ये के डिपेंड किस पे करता है सर, किस स्प्रिंग के लिए कितना होता है। तो सबसे पहली बात, प्राइम बात, के हर अलग अलग स्प्रिंग के लिए अलग होगा, कई बातों पर डिपेंड करेगा। जैसे स्प्रिंग किस मेटल की बनी है, हर अलग अलग मेटल की इलास्टिसिटी अलग अलग होती है, हम सब जानते हैं भाई। स्प्रिंग कॉपर की बनी है, एल्युमिनियम की है, आयरन की है, किस चीज़ की बनी है। तो अलग अलग मेटल की इलास्टिसिटी डिफरेंट डिफरेंट होती है, वी ऑल नो दैट। कॉपर का स्प्रिंग है तो अलग उसकी स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, स्प्रिंग एल्युमिनियम का बना है अलग उसका स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, लोहे का बना है, स्टील का बना है, अलग अलग टाइप ऑफ मेटल के लिए के विल बी डिफरेंट। तो तुमसे पूछे भाई के किस पर डिपेंड करेगा, किसी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे निकालोगे, तो इट विल डिपेंड ऑन वेरियस थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल द मेटल बाय विच स्प्रिंग इज मेड। हालांकि ये सब की जरूरत है नहीं, बस तुमको बता दो तुमको ताकि यहाँ पर एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि भाई होता क्या है। तो के डिपेंड्स ऑन भाई किस मेटल से बना है, स्प्रिंग की लेंथ कितनी है, नंबर ऑफ कॉइल्स कितने हैं, दो कॉइल के बीच में सेपरेशन ज़्यादा है या कम है। तो कई चीज़ों पर स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड करती है, ठीक है। बट स्प्रिंग कांस्टेंट में क्या होता है, बहुत ज़्यादा माथा हमको नहीं खाना है, तो उससे वो सब तो कांस्टेंट है किसी भी स्प्रिंग के लिए, ठीक है, जनरल। बट जानते रहना चाहिए कि किस किस चीज़ों पर डिपेंड करता है। टाइप ऑफ मेटल पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करेगा, कॉइल्स के बीच के स्पेसिंग पर डिपेंड करेगा। स्पेस अगर बहुत नज़दीक से नज़दीक होगा स्प्रिंग खींचना बड़ा मुश्किल होगा। तो कई चीज़ों पर डिपेंड करता है के की वैल्यू। थिकनेस, मोटाई पर डिपेंड करेगा, भाई तुम्हारा जो स्प्रिंग कॉइलिंग हुई है वो कितने थिक मोटाई से बना हुआ है। तो खैर जो भी होगा फॉर गिवन स्प्रिंग इन सम कंडीशन इट विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। तो के बारे में अच्छे समझ लो, ये पूरा कहानी इसी पर टिका रहेगा। न्यूमेरिकल करते वक्त नेगेटिव साइन को हटा सकते हो, यू कैन यूज यू ओनली एफ इज इक्वल टू के एक्स, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वेयर के इज कांस्टेंट एंड कॉल्ड स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द गिवन स्प्रिंग। अब दूसरी बात, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। जब भी किसी स्प्रिंग को तुम खींचते हो या कंप्रेस करते हो तो सोचो क्या होता है। तुम सोचो, तुम किसी स्प्रिंग को खींचते जाओगे, जिम वगैरह जाते हो, तुम में से कोई जिम वगैरह जाता होगा, एक्सरसाइज वगैरह करता होगा, उसको समझ में आता होगा। जाओगे किसी मशीन को तुम खींचते हो, पुली को तुम खींचते हो, तो एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। तो कभी भी तुम स्प्रिंग को खींचते हो, कंप्रेस करते हो, तो व्हाट यू हैव टू डू, तुमको अपने अंदर का एनर्जी खर्च करना पड़ता है। स्प्रिंग ठीक ठाक होगा तो शायद खींच भी ना पाओ। तो किसी भी स्प्रिंग को तुम इलोंगेट करोगे या कंप्रेस करोगे तो तुमको सिर्फ वर्क डन करना होता है। जिम जाके लोग पसीना क्यों बहाते हैं, जिम जा रहे हैं, स्प्रिंग खींच रहे हैं, स्प्रिंग को खींच रहे हैं। तो जब तुम एक्सरसाइज जो लोग करते हैं वो क्या करते हैं, वो मशीनें लगी होती हैं, स्प्रिंग लगा होता है, खींच रहे हो, एनर्जी खर्च हो रही है ना। तो जब भी तुम किसी स्प्रिंग को खींचते हो या कंप्रेस करते हो तुमको वर्क करना पड़ता है। तुम फोर्स लगा रहे हो, फोर्स लगाकर डिस्प्लेस कर रहे हो। बताओ कर रहे हो कि नहीं करो, बताओ। इस स्प्रिंग पर फोर्स लगाए, फोर्स लगाकर डिस्प्लेस किए, वर्क किए कि नहीं किए। तो किसी भी स्प्रिंग को बच्चों जब तुम कंप्रेस करो या इलोंगेट करो, ये हवा में नहीं होगा, ये तुमको इसके लिए वर्क करना होगा, तुमको इसके लिए एनर्जी खर्च करनी होगी। वही एनर्जी स्प्रिंग में जाकर के एनर्जी के फॉर्म में क्या होगा, स्टोर हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी या स्ट्रेस्ड पोटेंशियल एनर्जी या सिर्फ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी या सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, मैं इसका डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ, डेरिवेशन सिंपल है वैसे भी। अच्छा एक बार बताओ, ये वेरिएबल फोर्स है या कांस्टेंट फोर्स है? स्प्रिंग फोर्स। सारे बच्चे जो लोग भी ये लेक्चर देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में मुझको आंसर दें। हम लोग इसके पहले फर्स्ट सेक्शन में पढ़े थे दो फोर्स, वेरिएबल फोर्स और कांस्टेंट फोर्स। तो मेरा क्वेश्चन तुमसे ये है
कि जो फोर्स तुम देख रहे हो स्प्रिंग फोर्स, ये कांस्टेंट फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है। आई विल वेट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। ठीक है, चलो। नाउ द स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है बेटा हाफ kx स्क्वायर। तो ये स्प्रिंग के पास एनर्जी आती कहाँ से है? तो जो हम वर्क डन किए हैं, वर्क डन हम क्यों किए वैसे? अरे भाई स्प्रिंग को खींचना था, वर्क करना पड़ेगा। स्प्रिंग को दबाना था, वर्क करना पड़ेगा। तो स्प्रिंग को खींचने में या दबाने में हम जो एनर्जी खर्च करेंगे, हम जो वर्क डन करेंगे, वही वर्क डन इसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर रहेगा। जब तक ये स्ट्रेच्ड है, जब तक ये कंप्रेस्ड है, इतना एनर्जी उसके पास स्टोर रहेगा। ये एनर्जी हमने ही स्प्रिंग को दिया है। खींचने में जो वर्क किया है वही स्प्रिंग को मिल गया, दबाने में जो वर्क किया है वही स्प्रिंग को मिल गया। तो स्प्रिंग पोटेंशियल जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? हाफ kx स्क्वायर। तो ये बहुत फंडामेंटल से चीज़ है। बस यही दो चीज़ अगर तुम्हें क्लियर है और दो तीन चीज़ें और बताऊंगा तो स्प्रिंग के कोई भी क्वेश्चन तुम कर लोगे। एक भी क्वेश्चन तुम्हारा छूटेगा नहीं, 100% गारंटी है। अगर तुम ये बेसिक कॉन्सेप्ट सीख के जाते हो तो क्या चीज़ कैसे यूज़ करनी है, किसका क्या मतलब होता है, फॉर्मूला कैसे कहाँ पर क्या लगाना है। ठीक है, तो ये स्प्रिंग फोर्स हो गया और ये स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की बात हो गई। तो जल्दी इसे कॉपी कर लो, हम लोग चलेंगे फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तब और मजा आएगा इसमें। ठीक है, जल्दी डू इट फास्ट। ओके, तो चलो बच्चों कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चन, कुछ फंडामेंटल क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर कर दें, ताकि एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट पूरा बैठ जाए कि क्वेश्चंस में आएगा तो क्या करना है। ठीक है, तो कह रहा है दो स्प्रिंग है ए और बी, और दो स्प्रिंग ए और बी का स्प्रिंग कांस्टेंट हमें दे रखा है। अच्छी बात है। तो दो स्प्रिंग हो गए ये मेरे ए और बी, ठीक है, और इनका स्प्रिंग कांस्टेंट का रेशो कितना दिया है बच्चों? 1:2। क्लियर? तो दो स्प्रिंग है, इनके स्प्रिंग कांस्टेंट का रेशो Ka/Kb इज इक्वल टू कितना दिया है? 1:2। अच्छी बात है। इफ दे आर स्ट्रेच्ड बाय 2 इक्वल फोर्स, इस बात पे ध्यान रखना है कि दोनों को बराबर बराबर फोर्स से खींचना है, दोनों को इक्वल फोर्स से हमने खींचा। ठीक है, अब कुछ बेसिक बातों को समझो। स्प्रिंग कांस्टेंट इसका 1:2 है, यानी इसका स्प्रिंग जिसका दोगुना है। इसका मतलब क्या होगा बताओ पहले बच्चों वाला क्वेश्चन, मगर समझो कॉन्सेप्ट कैसे समझ आएगा। 1:2 का मतलब क्या होगा कि जितना इसमें तुम खींचना चाहते हो, लंबाई बदलना चाहते हो, जितना खींचना चाहते हो, उतना ही इसको खींचने के जाओगे तो डबल फोर्स लगाना पड़ेगा। ये के का मतलब हुआ। क्लियर है? अगर मैं को इसका स्प्रिंग कांस्टेंट इसका 2 गुना है तो क्या मतलब हुआ कि जितना इसमें तुमने चेंज किया है लंबाई में, उतना ही इसमें चेंज करना चाहोगे तो डबल फोर्स लेकर के आओ। दैट इज मीनिंग ऑफ 1:2। या दूसरा मतलब भी हो सकता है, अगर दोनों पर इक्वल फोर्स लगाओगे, दोनों पर इक्वल फोर्स लगाओगे तो जिसका के कम होगा वो ज़्यादा खींच जाएगा, जिसका के ज़्यादा होगा वो कम खींचेगा, क्योंकि के ज़्यादा होने पर इलॉन्गेशन का फोर्स ज़्यादा करेगा वो। तो कुल मिलाकर के बात इतनी सी है कि किसी भी स्प्रिंग का के जितना ज़्यादा होगा तुमको खींचने में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और अगर इक्वल फोर्स लगाओगे तो जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम है वो ज़्यादा खींचाएगा, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा है वो कम खींचाएगा। दोनों पे इक्वल फोर्स लगाए हो, लेकिन तगड़ा स्प्रिंग है, ये ज़्यादा नहीं खींचाएगा तो कितना खींचाएगा। तो ऐसे कंडीशन में एक बात हमेशा देखना, काम तुम्हारा बहुत आसान हो जाएगा। इससे आगे कुछ बातों को समझ के बैठना चाहिए। इसको रट्टा नहीं कहते, इसको बोलते हैं कि एक अप्रोच डेवलप कर लिया। कभी भी दो स्प्रिंग में अगर इक्वल फोर्स लगाओगे तो जो भी उनके लेंथ में चेंज होगा, इलोंगेशन, कंप्रेशन, स्प्रिंग कांस्टेंट का ठीक रिवर्स रेशियो हो जाएगा। तो स्प्रिंग कांस्टेंट का रेशियो अगर 1:2 है तो उनके इलोंगेशन का रेशियो कितना होगा? 2:1। ठीक है, क्लियर है? ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जिसका के कम होगा इलोंगेशन ज़्यादा होगा,
जिसका के ज़्यादा होगा इलोंगेशन कम होगा। तो ठीक उल्टा कर देना कि हमेशा नहीं, हमेशा नहीं, जब फोर्स इक्वल होगा तब, जब इक्वल नहीं होगा तो भी बताऊंगा शॉर्टकट तरीका क्या होगा, है ना। हमको फॉर्मूले से बचना है, जब फॉर्मूले की बेहद ज़रूरत होगी तो ही करना है। ये सबको क्लियर है कि अगर फोर्स इक्वल लगाया जाए तो x की वैल्यू k की रिवर्स रेशियो कर देना। हमसे पूछा व्हाट इज द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन देम, उनमें जो एनर्जी स्टोर्ड है उसका रेशियो बताओ क्या होगा। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एनर्जी का फॉर्मूला होता है सर हाफ के एक्स स्क्वायर। देयरफॉर अगर मैं यू ए अपॉन यू बी निकालूं तो आई विल हैव के ए अपॉन के बी इंटू एक्स ए स्क्वायर बाई एक्स बी स्क्वायर कर सकते हो। तो के इज टू के बी कितना है 1:2, एक्स ए इज टू एक्स बी कितना है 2:1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा बच्चों 4:1, तो आंसर कितना आएगा 2:1। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। आसान क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था, मगर ये सब चीज़ें तुमको ध्यान में हमें लाना है, इसलिए सब क्वेश्चन मुझको बताना पड़ रहा है ताकि तुमको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पता हो सके, ताकि जब हम लोग आगे ढेर सारे चीज़ें आपस में मिलजुल कर एक ही क्वेश्चन में ढेर सारी चीज़ें आ जाएं, तो वहाँ पर जब मैं चीज़ों को छोटा करके ये सब काम करूँ तो किसी बच्चों को तकलीफ होगी, सर ये आपने कैसे कर दिया, आपने बताया नहीं। तो ये सब आगे हम लोग करेंगे, यही तामझाम करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कैलकुलेशन बहुत कम करना है, ठीक है। बट जब करेंगे तो वहाँ क्लियर है कि सर ने ऐसा क्यों किया, ठीक है। तो जल्दी करो, आगे चलते टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, डू इट। ओके फाइन, तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 का बच्चों कि दो स्प्रिंग है अगेन ए और बी, और जिनके स्प्रिंग कांस्टेंट का रेशियो दे रखा है हमको 2:3। स्प्रिंग कांस्टेंट का रेशियो दिए दो स्प्रिंग ए और बी की। तो चलो पहले दो स्प्रिंग ए और बी का हाल चल लिया जाए। तो एक स्प्रिंग मान लो ये हो गया स्प्रिंग ए, और ये दूसरा स्प्रिंग मैंने बना दिया स्प्रिंग बी, ठीक है। तो ये दो स्प्रिंग हो गए ए और बी, इनका स्प्रिंग कांस्टेंट का रेशियो दे रहा है के ए इज टू के बी इज इक्वल टू 2:3। इनके स्प्रिंग कांस्टेंट का रेशियो को दिया हुआ। इफ दे आर स्ट्रेच्ड बाय टू फोर्स इन द रेशियो 2:1। अब इनको हम लोग दो फोर्स से खींच रहे हैं, इनको दो फोर्स से खींचा जा रहा है, लेकिन जो दो फोर्स से खींच रहे हो उनका रेशियो कितना दिया है बच्चों तुमको 2:1। इक्वल फोर्स नहीं है, दोनों का जो खींचने का रेशियो दिया है वो 2:1 है। तो मान लो अगर मैं यहाँ पर एफ ए और एफ बी लिखाऊँ तो एफ ए इज टू एफ बी, एफ ए इज टू एफ बी का रेशियो कितना दिया है बच्चों 2:1, ठीक है। अब यहाँ पर फोर्स का रेशियो इक्वल नहीं है, हमें एनर्जी का रेशियो चाहिए। एनर्जी के लिए हमको क्या एक्स चाहिए भाई, एनर्जी के फॉर्मूले में क्या होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, के पता है एक्स हमको पता चले रेशियो आ जाएगा। सिंपल लगा सकते हो फॉर्मूले से, एफ इज इक्वल टू के एक्स आ जाएगा। एक शॉर्टकट तरीका तुमको बता रहा हूँ, एक्स ए इज टू एक्स बी। अगर फोर्स इक्वल होता, अगर फोर्स इक्वल होता तो तुरंत इसका उल्टा कर दिए होते, 2:3 का रेशियो 3:2 हो जाता। मगर फोर्स इक्वल नहीं है तो क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 2 3 जा ऐसे मल्टीप्लाई करना, एफ ए का के बी से और एफ बी का के ए से, ठीक है। तो अगर रेशियो निकालोगे तो 2 3 जा क्या होगा 4:1 × 2 2, ठीक है। स्कॉच और 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, 2 3 जा 6, 1:2 2, जो छोटा करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 3:1 भी हो सकता है। क्लियर है। फिर देख लो, के का रेशियो दिया था 2:3, फोर्स का रेशियो दिया था 2:1, हमें एक्स का रेशियो चाहिए। मैंने क्या एक्स का रेशियो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 3 जा 6, 1 2 जा 2। और याद रखना, अच्छा कोई कह सकता है सर कि 1 2 जा 2 और 2 3 जा 6, 2:6 क्यों नहीं लिखे। तो जहाँ एफ, जो एफ होगा वही एक्स होगा। तो अगर एफ ए है तो यहाँ भी एक्स से होगा, एफ बी है तो यहाँ पे एक्स बी होगा, ठीक है। तो ए के नीचे ए वाला, बी के नीचे बी वाला, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो जब भी करोगे तो F1 K2 या
F2K1। क्लियर समझ ना? फर्स्ट फोर्स सेकंड वाले का स्प्रिंग कांस्टेंट, दूसरा फोर्स पहले वाले का स्प्रिंग कांस्टेंट। तो F1K2 एंड F2K1, और जो F1 होगा वही X1 वाला होगा। तो X1 is to X2 क्या निकालोगे? F1K2 और F2K1। तो 6:2 हो गया, 2 3 6, 2:1। इसको छोटा कर लिया तो क्या आ गया? 3:1। अब ये एक्चुअल आया कहाँ से वो देख लो। F इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? -KX। अगर तुम F1/F2 कर दो तो ये K1/K2 X1/X2 होगा कि नहीं होगा? बराबर। अब इसको यहाँ भेज दो तो F1/K2 डिवाइड बाई F2/K1 इज इक्वल टू X1/X2। बोल सकते हैं कि नहीं? बताओ बोल सकते हैं कि नहीं? तो F1 का मल्टीप्लाई दूसरे स्प्रिंग कांस्टेंट से और दूसरे वाले का फोर्स पहले स्प्रिंग कांस्टेंट से X1 में, वही तो कर रहा हूँ। F1K2 और F2K1 वही तो कर रहा हूँ। तो जिसको भूल जाए कि ये सर क्या कर रहे हैं, कहाँ से आ रहा है, तो यहाँ से समझ सकते हो बच्चों, यहाँ से आया है। तो क्या आप ये ना कर ले सर? कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सब सीख जाओगे तो जल्दी होगा, काम जल्दी होगा, छोटे में वक्त बचेगा। सर 10 सेकंड तो बचेगा। अरे 10 सेकंड बहुत होता है। 10 सेकंड तुम झट से अपनी मिस्टेक को रिवाइज कर सकते हो, कहाँ तुमने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया है। ठीक है, तो हमेशा इन चीज़ों को ध्यान देना है कि स्मार्ट कैलकुलेशन कैसे किया जाए। तो सबको बराबर क्लियर है कि एक्स का रेशियो ये क्रॉस मल्टीप्लाई सर क्यों कर रहा है? देख लो, F1K2/F2K1, और जो F होगा वही X होगा। अगर ये F1 है तो X1, F2 है तो X2। तो F1 के नीचे X1, F2 के नीचे X2, ओके का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है? तो X1 से X2 क्या हुआ? F1K2 और F2K1। 6:2 छोटा कर लिया 3:1। तो खैर एनर्जी का रेशो पूछा गया था, तो एनर्जी का रेशो U1:U2 क्या होगा? K1/K2 इंटू X1² कर सकते हो, हाफ तो वैसे ही कट जाएगा। K1K2 बोले या A और B बोलो, बात वही है। तो K1K2 कितना है भाई? K1K2 है सर 2/3। X1/X2 कितना है सर? 3/1। 3/1 का स्क्वायर भी करोगे तो कितना आएगा? 9:1। तो 3 3 9 एंड यू विल गेट 6:1। तो एनर्जी जो स्टोर करेंगे उसका रेशो कितना आएगा बच्चों? 3:1। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बेसिक बातों को ध्यान रखना कि अगर स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग हो, अलग अलग फोर्स से खींचा जाए तो उनके जो एक्स की वैल्यू वो कैसे निकालेंगे? जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई वन टाइम मोर, F1K2 is to F2K1। क्लियर रहेगा? और भूल जाए तो इस बात को ध्यान रखिए, ये चीज़ कहाँ से लाए हैं। ठीक है, तो जल्दी करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ तुरंत चलते हैं। टू इट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि व्हेन 2 स्प्रिंग्स आर स्ट्रेच्ड बाय 2 फोर्सेस इन द रेशियो 1:3। हमारे पास 2 स्प्रिंग है, ठीक है, और इन 2 स्प्रिंग्स को हमें 2 फोर्सेस से खींचना है। इनका स्प्रिंग कांस्टेंट का रेशियो फिलहाल मुझको नहीं पता, जो दिया है उसकी बात करते हैं। 2 स्प्रिंग है 1 और 2, इनको खींचने वाले फोर्सेस में मान लो इसको F1 फोर्स से खींचा गया, इसको F2 फोर्स से खींचा गया, तो इनको खींचने वाले फोर्सेस में जो बच्चों रेशो दिया है वो कितना है? 1:3। ठीक है, द रेशो ऑफ द 2 फोर्सेस, इस बात को ध्यान रखना कि फोर्स का रेशो दिया है। द रेशो ऑफ 2 फोर्सेस इन द रेशो 1:3, इस रेशो फोर्स है। और जब फोर्स तुम लगाओगे, खींचोगे, तो स्प्रिंग में एनर्जी भी स्टोर होगी। तो एनर्जी जो स्टोर्ड है उसका रेशो पता है। अब तक हम लोग एनर्जी स्टोर्ड का रेशो निकाल रहे थे, अब हमें एनर्जी कितना स्टोर हो रहा है इसका रेशो दे दिया है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन देम इज 1:2। तो इनमें जो एनर्जी स्टोर्ड है यानी कि U1:U2 कितना दिया है बच्चों? 1:2। तो रेशियो स्टोर्ड इज 1:2 एनर्जी का। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर स्प्रिंग कांस्टेंट? इस बात पे गौर करना कि उनके स्प्रिंग कांस्टेंट का रेशियो मुझसे पूछा गया है कि भाई उनके स्प्रिंग कांस्टेंट का
रेशो क्या होगा। अब तुमको ये पता है क्या फोर्स के फॉर्म में भी के एक्स आता है, के एक्स, के का पूछा गया, एक्स का नहीं पता। एनर्जी के फॉर्म में भी क्या आता है, के एक्स स्क्वायर, के का पूछा, एक्स का नहीं पता। तो अगर मुझे एक्स का रेशो पता हो जाए, एक्स का कि दोनों में कितना कितना इलोंगेशन हुआ, तो के का रेशो फटाफट चला जाएगा। चाहे एफ इज इक्वल टू के एक्स लगा देना या यू इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर लगा देना। तो अगर हमको के का रेशो फाइंड करना है तो बताओ सबसे पहले वो किसके चक्कर में पड़ना होगा, किसके पीछे भागना होगा, दोनों के एक्स का रेशो, दोनों में इलोंगेशन कितना आया। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखा जाए क्या कर सकते हैं। तो F1 बाई F2 कैन बी राइट इज लाइक K1 X1 बाई K2 X2 बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बोल सकते हैं। तो F का रेशो कितना है बच्चों, 1/3 इज इक्वल टू K1 X1 बाई K2 X2 बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं यहाँ से X1 बाई X2 का रेशो निकालना चाहूँ तो K2 ऊपर भेज दो, तो वी कैन से K2 और K1 नीचे भेज दो, K2/3 K1 इज इक्वल टू X1/X2 बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेट अस कॉल इक्वेशन नंबर 1, मान लो कोई दिक्कत नहीं। अब एनर्जी का रेशो लगा दो, तो एनर्जी का रेशो हाफ हाफ कैंसिल, यू रिमेन विथ K1 X1 स्क्वायर बाई K2 X2 स्क्वायर। तो U1/U2 का रेशो कितना दिया बच्चों, 1/2। K1/K2 का रेशो पता नहीं है, निकालना है, छोड़ दो। अब बचता है X1/X2 का स्क्वायर। तो X1/X2 का वैल्यू कितना है, K2/K1, K2/3 K1, तो ये K2/3 K1 का होल स्क्वायर भी करना होगा तुमको, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है ये। तो 1/2 इज इक्वल टू K1/K2 और उधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो K2 स्क्वायर बाई 9 K1 स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू K1 से एक पावर कैंसिल, K2 से एक पावर कैंसिल, यू गॉट K2/9 K1, K2/9 K1 तुम्हारे पास ये बचेगा। तो K1 को इधर कर दो, K2 को नीचे कर दो, 2 को ऊपर भेज दो, 9 को वहीं रहने दो। तो 2/9 K1/K2 की वैल्यू आ गई। तो स्प्रिंग कांस्टेंट का रेशो जो हमसे पूछा गया था वो कितना है बच्चों, 2:9, ठीक है। तो आसान था क्वेश्चन था, बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन से है सब, तुमको बस थोड़ा ध्यान रखना है कहाँ पर हमको कैसे अप्रोच करना है, फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है, ठीक है। तो जल्दी इसको क्वेश्चन कर लो। तो अब तुमको बताता हूँ स्प्रिंग को काटने वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है। स्प्रिंग को जब काटते हैं तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे चेंज करता है और ऐसे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जल्दी। ओके, तो चलते बच्चों और एक बहुत शानदार कॉन्सेप्ट तुमको सिखाता हूँ स्प्रिंग के बारे में। अब स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग एनर्जी पर बहुत क्वेश्चन करेंगे हम लोग, बट कुछ चीज़ें और हमको उसके लिए पहले पढ़नी पड़ेगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है स्प्रिंग में। स्प्रिंग को अगर हम कई पार्ट्स में काटें तो उसके स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे चेंज करते हैं। किसी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट तुमको दिया रहेगा और उसको 2-3 पार्ट में हमें काटना रहेगा। अब पूछेगा हर एक पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है। इसके बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, मैं तुमको कुछ तरीका बताऊंगा, कुछ सेकंड्स में तुम्हारे आंसर्स आएंगे। सेकंड्स मतलब बिल्कुल सेकंड्स में ही आंसर आएंगे, तुम देखना अभी कैसे आते हैं। इसके कई तरीके होते हैं। एक बहुत शॉर्टकट, आसान, ईजीएस्ट मेथड तुमको बताता हूँ कि स्प्रिंग को काटने पर, अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करने पर उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे चेंज करता है एंड हाउ वी विल कैलकुलेट। देखो, उसके लिए सबसे पहले एक हमें स्प्रिंग चाहिए होगा। तो चलो एक स्प्रिंग हमने ले लिया, अपने मनपसंद से एक स्प्रिंग ले लिया, ठीक है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट मान लिया बच्चों के, ठीक है। अब मान लो इसमें भी 2 टाइप के क्वेश्चन देखो आते हैं। एक जब स्प्रिंग को हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, इक्वल रेशियो में डिवाइड करें, और दूसरा तब जब इक्वल पार्ट ना हो, रेशियो अलग अलग हो। तो पहले इक्वल रेशियो का बात करते हैं, फिर अनइक्वल का बात भी करेंगे। तो ये एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है। हमने कहा इस स्प्रिंग को लेंथ के हिसाब से, देखना
लेंथ के हिसाब से 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो। लेंथ के हिसाब से तीनों पार्ट की लेंथ इक्वल होनी चाहिए। क्लियर है? एक स्प्रिंग था, स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया था, हमने कहा स्प्रिंग को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो तो और एक पार्ट को तुमको यूज़ करना है और फिर एक पार्ट को तुमको यूज़ करना है काटने के बाद यू नीड टू यूज़ 1 सिंगल पार्ट। तो उस छोटे से कटे पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा? तो ऐसे कंडीशन में रखना, किसी स्प्रिंग को अगर हम इक्वल पार्ट में काटें तो जितने इक्वल पार्ट्स होंगे हर पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट उतने टाइम्स हो जाएगा। जैसे अगर मैं इस स्प्रिंग को 3 इक्वल पार्ट्स में काट रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, 3 पार्ट में काटा है, तो एवरी पार्ट विल हैव स्प्रिंग कांस्टेंट 3K एंड 3K। जितना शुरू में स्प्रिंग कांस्टेंट था अनकट स्प्रिंग का जितना K था उसका 3 गुना हो जाएगा। इसका भी 3K, इसका भी 3K, इसका भी 3K। तो अगर मैं एक स्प्रिंग को 3 बराबर पार्ट में डिवाइड कर दूं और किसी एक पार्ट को मैं यूज़ करूं तो उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट मुझको लेना होगा वो क्या लेना होगा? 3K। मतलब जितने पार्ट में डिवाइड करोगे बट पार्ट्स इक्वल होने चाहिए। जितने पार्ट में डिवाइड करोगे स्प्रिंग कांस्टेंट उतना बढ़ा देना। अगर किसी स्प्रिंग को मैं कहूँ कि 10 पार्ट में डिवाइड किया गया, 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, तो एवरी पार्ट विल हैव न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट 10 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल स्प्रिंग कांस्टेंट। जो ओरिजिनल स्प्रिंग कांस्टेंट था उसका 10 गुना हो जाएगा। 10K हर एक पार्ट का हो जाएगा। किसी स्प्रिंग को n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, अगर किसी स्प्रिंग को तुम n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो एवरी पार्ट विल हैव न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट n इंटू K, जहाँ n क्या होगा? नंबर ऑफ पार्ट्स, नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, और K क्या होगा? ओरिजिनल स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट। क्लियर है बात? समझ में आ रही है? तो जब भी किसी स्प्रिंग को इक्वल पार्ट में काटे तो हम इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। बट हमेशा ऐसा नहीं होता कि किसी स्प्रिंग को इक्वल पार्ट में हमेशा काटा जाए। कभी कभी ऐसी कहानी भी आएगी और आती भी है, तो हमें उसके लिए भी तैयार रहना होगा। और अब जो बता रहा हूँ बहुत ध्यान से बात सुनना, वो कि इससे छोटा मेथड, इससे आसान मेथड नहीं मिलेगा तुमको स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड करने का। फाइन, तो ये मेरा एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है बच्चों? K। ये अनकट स्प्रिंग है, ओरिजिनल स्प्रिंग है। मैंने कहा इसको 2 पार्ट में डिवाइड करो। ठीक है सर, कर देंगे 2 पार्ट डिवाइड, और 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड करो कि इनका रेशो 1:2 होना चाहिए। लेंथ के हिसाब से इनका रेशो 1:2 होना चाहिए। ठीक है, लेंथ वाइज डिवाइड करना, इस बात को ध्यान रखना। तो एक स्प्रिंग था, स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया था, मैंने कहा कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड करो 1:2, लेंथ के हिसाब से रेशो 1:2। तो दोनों का अलग अलग स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा? कोई डिवाइड करने के बाद क्वेश्चन में तुमसे एक पार्ट को यूज़ करवाएगा और एक पार्ट को यूज़ करवाए क्वेश्चन तुमको देगा सॉल्व करने के लिए। तो दोनों पार्ट्स का स्प्रिंग कांस्टेंट हमको आना चाहिए। कैसे पता करेंगे? सुनो, ऐसे कंडीशन में जो 2 पार्ट्स बने हैं इनकी लेंथ को कंपेयर करना टोटल स्प्रिंग के साथ। जैसे ये जो छोटा वाला पार्ट है इसकी लेंथ वर्ड सुनना, लेंथ, इसकी जो लेंथ है ये वाली, ये पूरे स्प्रिंग का बताओ 1/3 है कि नहीं? अब कई बच्चों को पसंद ये 1/3 कहाँ से आ गया? ये लेंथ है बच्चों 1, ये लेंथ है 2, तो पूरा लेंथ कितना हो गया? 3। क्लियर है? तो पूरा लेंथ हो गया 3। उस 3 का ये 1 हिस्सा है और ये 2 हिस्सा है। तो ये जो स्प्रिंग है इसका पूरे स्प्रिंग के कंपैरिजन में लेंथ कितना है? 1/3। ये जो नीचे वाली स्प्रिंग है इसकी लेंथ कितनी है? पूरे का 2/3। ये 2 है और पूरा 3 था तो 2/3 हो गया। जब भी कंपेयर करेंगे किसी पार्ट का आपस में नहीं करेंगे, पूरे स्प्रिंग के साथ करेंगे। क्लियर है? तो किसी भी पार्ट की लेंथ कंपेयर करेंगे टोटल स्प्रिंग की लेंथ से, क्योंकि टोटल के फॉर्म में ही तुमको आंसर देना है ना। हमको टोटल स्प्रिंग का ही तो के पता है ना, हम उसी के में आंसर देंगे ना। तो किसी भी स्प्रिंग के लेंथ को, किसी भी पार्ट के लेंथ को हम पूरे स्प्रिंग के लेंथ से कंपेयर करके जवाब देंगे।
आपस में लेंथ कंपेयर मत करना, ठीक है। तो इसकी लेंथ पूरी स्प्रिंग की 1/3 है, ठीक है। तो 1/3 ठीक इसका उल्टा कर दो, जो रेशो लेंथ का होगा के उसका उल्टा हो जाएगा। तो अगर इसकी लेंथ पूरे की 1/3 है तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा बच्चों 3 के। अगर इसकी लेंथ ये वाली पूरे लेंथ की 2/3 है तो 2/3 का उल्टा कितना हो जाएगा 3/2 के। बस खत्म हो गया। अब इसको यूज़ करो, के दिया है बोलो, जो यूज़ करो, जो करना है करो, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से हम लोग पार्ट्स का स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं। मगर सर समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी एक एग्जांपल और लेता हूँ। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। मान लो ये एक स्प्रिंग है, हमने कहा इसको डिवाइड करो लेंथ के, स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है, और हमने कहा इसको डिवाइड करो लेंथ के हिसाब से इन द रेशो 2:3। 2:3 में डिवाइड करो लेंथ के हिसाब से। क्लियर है? तो ये 2 है, ये 3 है, मतलब पूरा लेंथ कितना हो गया 5। ठीक है, ताकि कंपेयर कर सके। तो ये 2 है, ये 3 है, पूरा लेंथ कितना हो गया 5। अब पार्ट्स को पूरे लेंथ से कंपेयर करो। ये जो लेंथ है ये पूरे लेंथ का कितना है सर 2/5 है। पूरा 5 था, उसका ये 2 हिस्सा है। तो ये जो लेंथ है पूरे का कितना है सर 2/5 है। तो अगर लेंथ 2/5 है तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा 2/5 का उल्टा कर दो, कितना है कि बच्चों 5/2। बस यही करना, बस यही करना। इसकी लेंथ जो है पूरे लेंथ की 3/5 है कि नहीं बताओ, 3/5 है कि नहीं। तो ये लेंथ पूरे का अगर 3/5 है तो 3/5 का उल्टा कर दो, कितना आएगा 5/3 के। बस ऐसे ही निकालना है। तो किसी भी स्प्रिंग को अगर तुम डिवाइड करोगे तो जितने भी रेशो हो, बस रेशो पता होना चाहिए कि लेंथ का रेशो डिवाइड करने का क्या है। वो तो बिना उससे कैसे पता करोगे। तो कभी भी अगर वो स्प्रिंग को डिवाइड करने वाली बात आए और लेंथ की रेशो अगर बताओ तो स्प्रिंग कांस्टेंट में कोई दिक्कत नहीं है। और एक्चुअली क्या पता है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट तुमको फिर यूज़ करवाएगा कि डिवाइड करने के बाद लॉन्गर पार्ट को ले लिया, स्मॉलर पार्ट को ले लिया, ये किया, वो किया, फोर्स लगाए, कंप्रेस किए, तो उसका के तुमको पता होना चाहिए। इसको तुमने डिवाइड किया। एक और एग्जाम्पल, एक और। चलो अब मैं एक नहीं, दो नहीं, 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। ठीक है, चलो मैं एक स्प्रिंग लेता हूँ और इसके स्प्रिंग कांस्टेंट को मैंने मान लिया चलो के। ठीक है, और इसको मैं डिवाइड करता हूँ 3 पार्ट्स में, जिनकी लेंथ जो है कुछ ऐसे होनी चाहिए 1:2, 2:3। तो एक स्प्रिंग को जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के था हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, जिनकी लेंथ का रेशियो है 1:2:3। ठीक है, 1:2:3 के पार्ट में डिवाइड कर दिया, और तीनों का तुमको अलग अलग स्प्रिंग कांस्टेंट चाहिए। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3, तो पूरी लेंथ कितना हो गया 6। ठीक है, अब हर एक पार्ट को पूरे लेंथ से कंपेयर करो। तो ये जो स्प्रिंग है इसकी जो लेंथ है, हिस्सा है, इसका लेंथ पूरे का कितना है बताओ 1/6 है कि नहीं। ये 1 है, पूरा 6 है, तो इसकी लेंथ कितना हो गया पूरे का 1/6। तो लेंथ अगर 1/6 होगा तो स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा 6 के। इसकी लेंथ है 2 और पूरा था तुम्हारा 6, तो इसकी जो लेंथ है पूरी लेंथ का कितना है सर 1/3 है। तो अगर लेंथ 1/3 होगा तो स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा बेटा, उसका उल्टा कर दो 3 गुना हो जाएगा। ये जो लेंथ है 3 और पूरा है 6, तो ये जो लेंथ है बताओ पूरे का हाफ है कि नहीं, बिल्कुल हाफ है। ये 3 पूरा 6, तो ये जो स्प्रिंग का हिस्सा देख रहे हो पूरे का हाफ है। तो लेंथ अगर हाफ है तो स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा बच्चों 2 के। तो इस तरीके से हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं किसी भी स्प्रिंग का, अगर उसको कई पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं तो, बिना किसी फॉर्मूले के, बिना किसी तामझाम के। आसान सा सिंपल सा तरीका है स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड करने का, और उसके बाद जो क्वेश्चन कहेगा उसके हिसाब से यूज़ करेंगे हम लोग फिर। तो ये मेथड आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम याद रहेगा ना, याद हो ही होगा मेरे ख्याल से। बस क्वेश्चन से प्रैक्टिस करनी है और अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। तो जल्दी करो, 1-2 क्वेश्चन भी करेंगे फिर आगे चलेंगे। ठीक है, जल्दी।
ओके, तो अब बच्चों जो सीखे उसको अप्लाई करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं और हमको कैसे सॉल्व करना है। कह रहा है कि अ स्प्रिंग हैज़ स्प्रिंग कांस्टेंट 150 न्यूटन पर मीटर। 150 न्यूटन तुमको फोर्स लगाना पड़ेगा उसके 1 मीटर में 1 मीटर तक चेंज करने के लिए। ये कहने का मतलब हुआ इट इज़ कट इन 2 पार्ट्स इन द रेशियो 1:3। इसको 2 पार्ट में काट दिया कि जिसका रेशियो कह रहा है 1:3। एंड द लॉन्गर पार्ट इज स्ट्रेच्ड। जो लॉन्गर पार्ट है जिसकी लेंथ बड़ी है उसको खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं बाई 20 न्यूटन फोर्स। अच्छी बात है, खींचो ना, कौन मना किया। हाउ मच एनर्जी इट विल स्टोर। इसमें एनर्जी कितनी स्टोर होगी तुमको फाइंड करना है। क्वेश्चन क्लियर है। पहले स्प्रिंग को काटते हैं और काट पीट के जो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है उसको पहले पता कर लेते हैं। तो ये है मेरा एक स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट ओरिजिनल दिया है 150 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, इसे 2 पार्ट में डिवाइड करो इन द रेशियो 1:3। लेंथ के हिसाब से 1:3 का रेशियो तुमको रखना है और लॉन्गर पार्ट को तुमको यूज करना है। चलो, टोटल लेंथ कितनी होगी 4, 1 + 3 4। अब ये जो पार्ट है पूरे लेंथ का कितना है 1/4। तो 1/4 लेंथ है तो स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा 4 के जैसा पढ़ो। जो लेंथ का रेशियो होगा ठीक उसका उल्टा कर देना स्प्रिंग कांस्टेंट का। इसकी जो लेंथ है बच्चों कितनी है, इसकी लेंथ है पूरे स्प्रिंग का 3/4। क्लियर है, ये 3 और पूरा 4, तो इसकी लेंथ है 3/4। तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा 3/4 का उल्टा करोगे तो कितना आएगा 4k/3। तो जो बड़ा वाला पार्ट है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है 4/3 और k की वैल्यू पुट कर दिया जाए 150। तो कितना हो जाएगा 50 4 जा कितना हो जाएगा 200 न्यूटन पर मीटर। तो जो बड़ा वाला पार्ट है लेंथ वाइज उसका मैंने के फाइंड कर लिया 200 न्यूटन पर मीटर। अब इसी पार्ट को देखो यूज़ करना है। मेरे पहले ही ऐसे ही क्वेश्चन आएगा कि कोई पार्ट तुमको काट दिया जाएगा और किसी कटे हुए पार्ट को तुमको यूज़ करना होगा। अब इस पार्ट को यूज़ करना है पूरे स्प्रिंग को नहीं। तो इस पार्ट का के कितना निकाल चुके हो, के इज 200 न्यूटन पर मीटर आ चुका है। ठीक है, नया स्प्रिंग बन गया हमारा। अब इस स्प्रिंग को 20 न्यूटन के फोर्स से खींचने को बोल रहा है कि भाई इसको 20 न्यूटन के फोर्स से खींचो तो कितना एनर्जी स्टोर होगा। तो सबसे पहले के फाइंड कर लिया जाए। F = -kx। नेगेटिव तो यूज़ करोगे नहीं। कितना फोर्स लगा रहे हो 20, के कितना है 200 × x। x कितना आएगा 1/10 यानी कि 0.1 मीटर। तो 0.1 मीटर का इसमें इलोंगेशन होगा, 10 सेंटीमीटर का इसमें इलोंगेशन होने वाला है। एनर्जी कितना स्टोर करेगा, तो U = ½ kx²। तो ½ के कितना है बच्चों इसका, के है इसका 200 और x² कितना है 0.1 का स्क्वायर 0.01 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 100 × 0.01। तो इट विल स्टोर एनर्जी हाउ मच, इट विल स्टोर एनर्जी 1 जूल। तो 1 जूल एनर्जी स्टोर करेगा और इतना ही तुमको वर्क डन भी करना होगा। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था, बेसिक एकदम क्लियर है कि नहीं पहले बताओ कि क्यों और कैसे हो रहा है। ठीक है, तो जल्दी करो, आगे चलेंगे टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। डू इट फास्ट। ओके, तो अब बच्चों ये 2 क्वेश्चन मैं तुमको दे रहा हूँ 5 और 6। ये 2 क्वेश्चन तुमको सॉल्व करके इसका आंसर तुमको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है ताकि मैं देखूं कौन कौन इस क्वेश्चन को कर रहे हैं और रियल में कौन पूरे वीडियो को देख रहे हैं और कौन कौन इसको सीरियसली पढ़ रहे हैं और आंसर दे रहे हैं। ठीक है, उसके हिसाब से मैं और चीज़ें प्लान करूँगा और इसको और बेहतर तुम्हारे लिए बनाऊँगा। बहुत क्वेश्चन है इस पर, लेकिन आज मुझे कॉन्सेप्ट सिखाना था। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, स्प्रिंग एनर्जी क्या होती है, स्प्रिंग को कट करने पर के कैसे फाइंड करते हैं, ये सीख लिए हम लोग। अब नेक्स्ट क्लास में आऊँगा स्प्रिंग का अभी एक और क्लास में स्प्रिंग बनूंगा। तो स्प्रिंग पर और जितने क्वेश्चन बन सकते हैं तुम्हारे नीट एग्जामिनेशन के लिए, वो सारे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके पार्ट 2 में 4 लेक्चर में ज़रूर करेंगे। और याद रखना इसके आंसर सारे बच्चे इसके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करेंगे। मैं देखूंगा कौन कौन इसके आंसर दे रहे हैं। ठीक है, आज के इतना ही।
प्रिपरेशन करते रहो और जो शुरू में तुमको बताया, मैं सिखाया कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ और अपने आप को टेस्ट करो। करने से ही होगा, बैठ कर नहीं होने वाला है। कोई दिक्कत समस्या होती है तो मुझको बताओ, ठीक है। और बाकी जो भी स्टडी मटेरियल है, जो PDF है, जो क्वेश्चंस है, मैं उसको तुमको प्रोवाइड करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बना रखा है। जिसको अगर ज़रूरत हो, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, वो उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इन्फॉर्मेशन कैसे हमारा क्लास आगे बढ़ेगा, नेक्स्ट क्लास में जब मैं आऊँगा तो और बात करूँगा, ठीक है। याद रखना, इन दोनों के आंसर मैं ज़रूर चेक करूँगा, ठीक है। तो आज के सिर्फ इतना ही। अच्छे से पढ़ाई करते रहो, कोई दिक्कत हो तो ज़रूर उसको बताना, ठीक है। थैंक यू सो मच।